नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत हम करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां लगातार हमने देखा कि छठे दिन बाजार में हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई है। आज हल्का दबाव वाला सेशन जरूर हमें देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो है वो मजबूती के साथ ही हुई है। निफ्टी ने एक वक्त 11,500 का स्तर छुआ, लेकिन ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी और क्लोजिंग लगभग 11,460 के आसपास हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें, रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाके इसकी क्लोजिंग हुई है। खासतौर पर निजी बैंकों में आज हमने तेजी काफी दमदार देखी है। रियल एस्टेट और मेटल शेयरों में भी आज खरीदारी का रुझान रहा है, लेकिन रुपए की मजबूती से हमने देखा कि तेल मार्केटिंग कंपनियों में काफी अच्छा खासा जोश था और यही वजह रही कि आज आईटी शेयरों में सुस्ती का दिन साबित हुआ है। वहीं ऑटो सेक्टर भी आज पस्त रहा। लेकिन ये तो बात हुई है आज के कारोबार की। कल बाजार में किस लिहाज से एक्शन हो सकता है, क्या क्या ट्रिगर्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, विस्तार से बात करते रिसर्चर आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बाजार की नजर कल कहां रहेगी, ये बताएं हमें। देखिए, कल का दिन एक्शन पैक्ड रहने वाला है। तमाम इवेंट्स हमारे सामने लाइंड अप हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो लंबे अरसे से जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जीएसटी काउंसिल की कल बैठक होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी दिखा दी है। आचार संहिता के बीच में ध्यान रखें, ये बैठक होने वाली है और जिसमें हम लंबे समय से बता रहे हैं कि इस बार फिर से रियल एस्टेट के लिए कुछ और जीएसटी रिडक्शन एक्सपेक्टेड है। तो उस लिहाज से ये जीएसटी काउंसिल की बैठक इंपॉर्टेंट होगी। फेड, यूएस एफओएमसी, यानी कि जैसे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वैसे यूएस की जो कमेटी है जो पॉलिसी रेट सेट करती है, उसकी 2 दिनों की बैठक कल से शुरू होनी है। आउटकम आएगा देर बुधवार रात को। हालांकि साफ मानते हैं कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा और जो स्टैंड रखा था पेशेंट अप्रोच का यूएस फेड ने, वो शायद लाइकली है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आए, तो वहां से घबराने की जरूरत नहीं है। CPSE यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये उसका 5वां एडिशन होगा। सरकार पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है और जो भी उस समय का रेफरेंस मार्केट रेट होगा उस पर ध्यान रखें। 4% के डिस्काउंट के साथ ये ऑफरिंग है, तो तमाम सरकारी कंपनी फिर से शायद कल रडार पर देखने को मिले। अच्छा, 2 IPOs बाजार में अभी भी खुले हुए हैं। MSTC का IPO जो मैंने पहले हाईलाइट करा था कि शुक्रवार को बंद हो रहा है, पर क्योंकि QIB का पोर्शन पूरा भरा नहीं, इसलिए उसके IPO का प्राइस बैंड जो है लोअर एंड बड़ा गिरा दिया गया है। 120 से 128 रुपए कर दिया गया है और अब वो बुधवार तक खुला हुआ है, तो होपफुली शायद वो IPO अब भरता हुआ नजर आए। और दूसरा एम्बेसी ऑफिस पार्क का रीट्स का IPO, ये पहला रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की ऑफरिंग भारतीय बाजारों में, और यहाँ पे कल से खुला है और आज से खुला है और 2 दिन तक खुला रहेगा, यानी कि बुधवार तक ये भी खुला रहने वाला है। पर इसमें न्यूनतम निवेश ध्यान रखें 2,40,000 रुपए का। ऑलराइट आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कल की रणनीति आज आपको तय कराने के लिए जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह शो में शामिल हो गए हैं। गुड इवनिंग गौरांग, स्वागत है आपका। बाजार में एक और हमने देखा तेजी का सेशन और हफ्ते की अच्छी शुरुआत की है बाजार ने। हालांकि 11,500 के नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन दमखम बाजार में दिखा है। ट्रिगर्स आशीष ने बताए हैं। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक पे नजर होगी। इंटरनेशनली भी हम फेड रिजर्व की जो बैठक होगी उस पर ग्लोबल बाजार लेकिन नजर बनाए रखेंगे। बाजार में अब कितना दम आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि अब थोड़ी थकावट शायद हावी होनी शुरू हो जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे, लगातार छठे दिन हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे और जब सुबह में शुरुआत हुई पहले सत्र में, तो हमने बहुत ही मजबूती के साथ बाजार खुलते हुए देखा। लेकिन फिर दिन ढलते ढलते थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हावी हुई और रुपये में मजबूती आई। उसके कारण हमने देखा आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में ज्यादा योगदान रहा मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। लेकिन आखिरकार जब बंद हुआ तो जो निचला स्तर था दिन भर में, वहां से कुछ हद तक ऊपर के तरफ के दायरे हमने आते हुए देखे। मुझे काफी ताज्जुब हुआ जिस तरीके की मजबूती रुपए में दिखाई, क्योंकि हमारा आकलन था कि मजबूत होगा, लेकिन 68.50 के स्तर पर जाकर का रुपया मजबूत होगा डॉलर के सामने, इसकी उम्मीद कम थी। हमें लग रहा था कि आने वाले दिनों में ये स्तर दिखने मिलेंगे, लेकिन आज ही रुपये ने यह स्तर दिखा दिया। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी इसकी राहत मिली और उन्होंने ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए। कुल मिलाकर के हमें लग रहा है कि एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख चुके हैं कविता। शायद हो सकता है कि थोड़े समय तक हम मुनाफा वसूली देखे, एक दायरे में कारोबार होता हो देखे, एक बुनियाद बने इस स्तर के आसपास मजबूत, तो मेरा मानना है कि वो बाजार की सेहत के लिए काफी अच्छा होगा, ताकि आने वाले जो पड़ाव होंगे ऊपर के तरफ के, वो हम झेल पाएंगे और वहां पर मुकम्मल भी रह पाएंगे।
जीएसटी की बैठक को लेकर के मेरे ख्याल से कुछ और दरों को लेकर के, चीजों को लेकर के स्पष्टीकरण आता है या फिर थोड़ा बहुत रिविजिट होता है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक शायद कल आपको थोड़ा बहुत हरकत में आते हुए दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे हम बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव के तरफ नजदीक जाते जाएंगे, मेरा मानना है कविता के शायद उठापटक और वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा हो सकती है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पिछले 6 दिनों से जो हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे, ये विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से ज्यादा मात्रा में खरीदारी हुई, उसके बलबूते पर हमने देखा है। तो ये देखना भी होगा कि आने वाले समय में किस तरह का आंकड़ा आता है विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से। ऑलराइट, लेकिन क्योंकि रुपए की मजबूती का हमने जिक्र कर लिया है, मुझे ये बताएं कि अब ये मजबूती आपको और कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से क्षेत्रों पर हम इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देंगे, जो हमने आज भी काफी हद तक देखा है? देखिए, इस तरह की मजबूती वापस हम कल परसों तरसों देखे, आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में देखे, ये मेरे ख्याल से उम्मीद करना थोड़ी बहुत नासमझी वाली बात होगी, क्योंकि बहुत ही कम इस तरीके के मजबूती वाले दायरे रुपया दिखाता है डॉलर के सामने। हमें लग रहा है कि कमूमन 68.50 और 68.75 ये मेरे ख्याल से एक दायरा रहेगा कुछ समय तक, जहां पर मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के सामने कामकाज करेगा। ये भी देखना होगा कि फ्लोज भी काफी मजबूत आए, जैसे हम बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे खरीदारी की, तो डॉलर फ्लोज ज्यादा आए हैं पिछले 6 दिनों में। उसका भी एक वजह हो सकती है कि रुपया इतना मजबूत हुआ। तो यही कारण है कविता के आने वाले समय में अगर इसी तरीके की खरीदारी रही विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, तो शायद थोड़ी बहुत और मजबूती देखते हैं, लेकिन कुछ समय तक ये दायरा रहेगा 68.50 68.75। ऐसे में क्या, क्योंकि आईटी क्षेत्र पस्त रहा है, तो कोई खरीदारी करने का मौका है? देखिए, नतीजों के आधार पर, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर आकलन करते हैं, तो हमने तो काफी लंबे समय से कवायद की है आईटी क्षेत्र में निवेश करने के लिए। और इस प्रकार के जब मजबूत दायरे देखते हैं मुद्रा बाजार में रुपए और डॉलर के बीच में, जहां पर रुपया इतना मजबूत होता है डॉलर के सामने, तो एक लंबी अवधि के नजरिए से बिल्कुल आपको यह लगता है तकनीकी दिक्कत सामने आ रही है। लेकिन जैसा कि हम रुपए की मजबूती की बात कर रहे थे, 68.50 से लेकर 68.75 के लेवल के आसपास ही रुपया घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके चलते अगर जिस तरह से हमने आज आईटी क्षेत्रों में, आईटी पैक में हमने जिस तरह से आज कमज़ोरी का आलम देखा है, उसका फ़ायदा आप लंबी अवधि की खरीदारी के लिए उठा सकते हैं और यहाँ खरीदारी इनिशिएट आप कर सकते हैं रुपए की मजबूती को देखते हुए। लेकिन जब तक हम दोबारा जुड़े गौरांग से, एसआर स्टील पर आर्सेलरमित्तल के दावे पर एनसीएलटी ने भी मुहर लगा दी है और एनसीएलटी के अहमदाबाद चैप्टर ने पहले ही आर्सेलरमित्तल के हक में फैसला यहाँ सुनाया था, जिससे एसआर ने एनसीएलटी में चुनौती दी थी। लेकिन इस पर आइए पूरी कवरेज लेकर हमारे संवाददाता मनीष देसाई जुड़ गए हैं। तो मनीष, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब ये क्या हम मान सकते हैं कि आर्सेलरमित्तल अब कोई अड़चन इस पूरे मुद्दे में उनके लिए नहीं बची है? बिल्कुल, देखिए, करीब करीब साफ हो गया है कि आर्सेलरमित्तल जो है वो एसआर स्टील को एक्वायर कर सकते हैं। जो इन्होंने प्लान दिया था 42,000 करोड़ रुपए का, क्रेडिटर्स की जो कमेटी थी सीओसी उनको, और उन्होंने जिस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्लान रखा था, करीब करीब उसी लाइन पर अब ये बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि अहमदाबाद एनसीएलटी ने जो फैसला सुनाया था करीब 2 हफ्ते पहले, उसी की लाइन पर आज एनसीएलटी ने आगे बढ़ने को कहा है। तो जो 42,000 करोड़ का प्लान है, ये डिपॉजिट करवाने होंगे आर्सेलरमित्तल को सीओसी के आगे, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनके सामने, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो सीएससी डिसाइड करेगी। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, 2 तरह के लेनदार है जो एसआर स्टील से अपने पैसे बकाया, उनका बकाया है वो लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं। जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, एसबीआई लेड बैंक्स है, काफ़ी सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है जिनको पैसे लेने हैं, वो इस रेस में आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अहमदाबाद एनसीएलटी ने भी ये कहा था कि करीब 85% हिस्सा जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को दिया जाए और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनको 15% दिया जाए। ये सुझाव था एनसीएलटी अहमदाबाद का।
इस पर एनसीएलटी का क्या रुख है वो देखना होगा, क्योंकि जब तक जजमेंट की फाइनल कॉपी नहीं आती है तब तक एनसीएलटी ने भी ये कहा है कि फाइनल कॉपी का इंतजार करें और उसके बाद इस प्लान पर अमल शुरू करें। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अब रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि एसआर जो है हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ अपील करे, लेकिन एनसीएलटी और एनसीएलटी दोनों ने आर्सेलर का रास्ता करीब करीब साफ कर दिया है। तमाम डिटेल्स के लिए और शो को आगे बढ़ाते हैं और निफ्टी स्ट्रैटेजीज हमारे जानकार आपके लिए क्या लेकर आए हैं आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहले सर्वेंद्र श्रीवास्तव की रणनीति पेश करेंगे स्क्रीन पे। खरीदारी की इनकी सलाह है 11,398 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस, 11,560 के टारगेट के लिए। विकास आलुखे की रणनीति खरीदारी की आ रही है, 11,420 का स्टॉप लॉस है, 11,600 के टारगेट के लिए। शेयर इंडिया के नीरव वखारिया आपको खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं और ये 11,410 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट इनके मुताबिक आपको लगाना चाहिए 11,525 का। टेक्निकल चार्ट्स पर आज हम पेश करेंगे वैशाली पारेख की रणनीति जो एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह आपको दे रही हैं और 735 का स्टॉप लॉस, 775 से लेकर 780 के टारगेट ये आपको रेकमेंड कर रही हैं। लेकिन डेरिवेटिव्स में आज हम लेकर आए हैं आदित्य अग्रवाल की रणनीति और ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं यूनियन बैंक में खरीदारी की सलाह है इनकी। 82 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है और लगभग 88 रुपए का ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं टारगेट। तो ये हमारे जानकारों की राय है। लेकिन अब सीधा जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान गौरांग से एक बार फिर से। गौरांग, हम क्योंकि रुपए की मजबूती पर उस पर आपसे बात कर रहे थे, लेकिन आर्सेलर मित्तल की जो खबर है, अब क्योंकि हम सब जानते रेजोल्यूशन प्लान को एनसीएलटी से मंजूरी मिल चुकी है, बाजार के दौरान ही दरअसल ये खबर आ गई थी। इस पर्टिकुलर डील के चलते और साथ ही इस पूरे क्षेत्र पर आपका क्या व्यू है? अब मेरे ख्याल से पहले तो ये जो ऑर्डर आया एनसीएलटी का वो काफी लंबे समय से बाजार को इंतजार था और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था बाजार को, हमें भी ऐसा लग रहा था विशेषज्ञ के तौर पर, बुनियादी तौर पर जो आकलन करते हैं कि जरूरत से ज्यादा समय ले रही है एनसीएलटी। जो भी मुकदमे जा रहे हैं उनके पास, जो भी कंपनियां जा रही है उनके रेजोल्यूशन को लेकर के समय के हिसाब से काम नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं पुराने प्रमोटर्स ये जो कानून कायदा होता है उसके दाव पेच में किसी भी तरह का एक रास्ता निकाल करके शायद कुछ देरी लाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार ने भी कोशिश की और अब ये जो ऑर्डर आया एनसीएलटी का आर्सेलर मित्तल के फेवर में और जो एक्सेप्टेंस हुआ है, मेरा ये मानना है कविता के काफी कुछ राहत बैंकों को मिलेगी और खास करके सरकारी बैंकों को, क्योंकि काफी बड़े बड़े नाम जिनके पास बड़ी बड़ी रकम लोन के द्वारा दी गई थी उनकी भरपाई नहीं हो रही थी, ना तो असल की भरपाई हो रही थी ना ही ब्याज की। इस तरीके से अगर जल्द से जल्द जो केसेस गए हैं एनसीएलटी में उसको निर्णायक तरीके से रिजॉल्व किया जाए और केस बाय केस इस पर ऑर्डर आते जाए तो मेरे ख्याल से बैंकों का जो बकाया बाकी है वो काफी हद तक सुधर सकती है, उनकी बैलेंस शीट काफी हद तक सुधर सकती है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इसी तरह से तीव्र गति से एनसीएलटी आने वाले समय में भी जो भी कंपनियां एनसीएलटी के अंदर जाएगी, आईबीसी के अंदर जाएगी, उनका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द आए। बिल्कुल, लेकिन आज के कारोबार में हम देखें तो बैंक निफ्टी की तेजी आपको और कहां जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, काफी कुछ निर्भर करेगा नतीजों के आधार पर और जो अब तक हमने तीसरी तिमाही के इस वित्तीय साल के नतीजे देखे हैं वो किसी भी तरह का निराशा भरा माहौल खड़ा करे वैसे आसार हमें दिखाई नहीं दिए तीसरी तिमाही में। और मैं उम्मीद रखता हूं कि चौथी तिमाही और आने वाले वित्तीय साल में भी इसी तरीके से सुधार होते जाएगा। तो अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो आप निजी बैंक्स को ज्यादा पसंद करें और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी ऊपर की तरफ है और समय सीमा थोड़ी लंबी है तो आप चुनिंदा सरकारी बैंक्स में भी निवेश कर सकते हैं। सरकारी बैंक का जिक्र किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, ये 3 सरकारी बैंक्स है जो हमें पसंद है लंबी अवधि के नजरिए से। और निजी बैंकों में काफी लंबे समय से एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक पर निवेश की हमारी राय है और यस बैंक पर भी हमने बहुत अच्छा परिवर्तन होते हुए देखा।
बिल्कुल, और आज तो तेज़ी की अगुवाई में एक्सिस और इंडसइंड जैसे निजी क्षेत्र के बैंक ही आगे रहे हैं। लेकिन एक और अहम खबर, गौरांग, होटल लीला ने 3950 करोड़ रुपए की संपत्ति को ब्रुकफील्ड को बेचने का फैसला लिया है। कंपनी उदयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली के होटल्स बेचने की योजना में है और ये प्रक्रिया जो है वो 3 से 6 महीने में पूरी होने की भी उम्मीद है। कोई व्यू आपका? अब कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? होटल लीला। कविता, अगर 5 साल का इतिहास देख ले तो मुझे लगता है कि कोई इसकी बैलेंस शीट को भी हाथ नहीं लगाएगा। माफी चाहता हूँ ये शब्द इस्तेमाल करने। और एक के बाद एक अगर ये प्रॉपर्टीज बेचते जाएंगे तो बैलेंस शीट पर बचेगा क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह का सौदा यहाँ पर करना चाहे। हमारी कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधा रुख करते हैं आज की वैल्यू पिक की ओर। गौरांग, आपकी आज की वैल्यू पे क्या होगी? तो कविता, हमने फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी जो कि काफी अच्छा नतीजे लेकर के आई थी, कुछ 3 या 6 महीने पहले इनके नए लॉन्चेस को लेकर के कुछ दुविधाएं थी। 2 बायोसिमिलर के लॉन्चेस को वापस लिया गया था, लेकिन अब फिर से रीलॉन्च किया गया है और आने वाले समय में काफी कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं इनके पाइपलाइन में जो ये लॉन्च करेंगे, जिसके आधार पर स्थानीय मार्केट में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, खास करके अमेरिकी मार्केट में इनकी जो प्रेजेंस है वो और भी मजबूत होती जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बायोकॉन की। बायोसिमिलर्स को लेकर के इनके पास काफी कुछ प्रोग्रेस हुआ है और नतीजों में भी काफी अच्छा आंकड़े लेकर के आए हैं। लंबी अवधि के नजरिए से हमारा लक्ष्य 765 का हम बना करके चल रहे हैं, लेकिन लॉन्च के आधार पर और नतीजों के सुधार के आधार पर अगर हमारी उम्मीद से बेहतर नतीजे आए तो शायद ये जो लक्ष्य है इसको हम ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल बायोकॉन आपकी आज की वैल्यू पिक है और 765 का आपका टारगेट है। लंबी अवधि का नजरिया साफ तौर से आप रेकमेंड कर रहे हैं और आगे चलकर हो सकता है कि इसमें और इजाफा भी किया जाए। गौरांग, पहला सवाल हम लेंगे हैदराबाद से। जेके जैन का येस बैंक में खरीदारी कर रखी है इन्होंने 248 रुपये 60 पैसे के भाव में। ये बताएं कि अब इन्हें और किस लक्ष्य के लिए, कितने लक्ष्य तक के लिए रुकना चाहिए? लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन पहले ही हो चुका है और आने वाले समय में इस महीने के अंत तक मेरे ख्याल से एक नए व्यक्ति की नियुक्ति की गई, वो कारोबार संभाल लेंगे। और खराब खबरों के आधार पर जो भी करेक्शन आना था वो आ चुका है। सुधार के आधार पर अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है 1.5-2 साल का, तो मुझे लग रहा है 310-325 तक के भी लक्ष्य आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा। और अगर गिरावट में 200-225 के आसपास खरीदने मिलता है तो और भी जुड़े। चलिए, तो अगर 200-225 के आसपास गिरावट में आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये लेवल्स बढ़िया होंगे, वरना आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। 300 या 310 या 325 के आसपास के लेवल्स का आपको इंतज़ार करना चाहिए येस बैंक में। अगला सवाल उड़ीसा से सनत नंदा पूछ रहे हैं और HPCL में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। गौरांग, 232 का इनका लेवल है। फिलहाल तो मुनाफे में बैठे हैं, लेकिन ये बताएं और कितना रुकना चाहिए? एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था काफी लंबे समय से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, और हमारा नजरिया ये है कि रुपया आने वाले समय में थोड़ा बहुत और मजबूत हो जाए और कच्चे तेल के दाम में ऊपर के तरफ के दायरे का नीचे के तरफ के दायरे ज्यादा दिखते हैं। इस परिस्थिति में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफी कुछ फायदा हो सकता है। अच्छा डिविडेंड पे आउट ट्रैक रिकॉर्ड है। लंबी अवधि के नजरिए से बने रहे। ऑलराइट, तो फिलहाल मुनाफा हो ही रहा है, लेकिन हमको और रुकने की भी सलाह दी जा रही है। नागपुर से आशीष वैद्य का सवाल लेंगे। गौरांग, JSPL में खरीदारी कर रखी है 164 इनकी बाइंग प्राइस है। सॉरी, कौन सा स्टॉक था? JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर। तो ये धातु क्षेत्र पर भी हम काफी सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं। और कविता, अच्छी बात यह है कि डेट को लेकर के काफी कुछ मैनेजमेंट कदम उठा रही है डेट को कम करने के लिए, अनवायबल बिजनेस को बेच करके। और जिस तरीके से स्थानीय मार्केट में खपत होगी मेटल्स की, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में जो GST में परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के, आई थिंक मेटल सेक्टर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बने रहे, लेकिन इसके खबरों पर ध्यान दें कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के क्या परिस्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस पावर पे सवाल पूछना चाहती हैं बिहार से मीनल सिन्हा। 186 इनकी बाइंग प्राइस है।
और मौजूदा भाव मेरे ख्याल से 10 रुपए के आसपास कविता, अगर बिल्कुल गौरांग, तो मैं काफी लंबे समय से जो छोटे निवेशक है उनको एक ही राय देते आता हूं कि एडीएजी ग्रुप से पहले तो दूर रहें, क्योंकि काफी कुछ नुकसान लोगों की पूंजी में हुआ है इनकी कंपनी में निवेश करके। आप आरकॉम को ही देख लीजिए, एक समय पर मेरे ख्याल से 500-700 का भाव हुआ करता था, आज 4 रुपए का भाव है। तो आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आपकी पूंजी सफाया होने का ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू आपको मुनाफा हो। उछाल पर निकले जो भी है, और इतना बड़ा नुकसान होने का इंतजार न करें। कितने उछाल का भी ये वेट करें, मेरे ख्याल से इनको निकल ही जाना चाहिए, अब इसी में समझदारी होगी। मुंबई से लक्ष्मण वर्तक का सवाल लेंगे। सन फार्मा में खरीदारी कर रखी है, 547 इनकी बाइंग प्राइस है गौरांग। तो नतीजे अच्छे थे, खाली विसल ब्लोअर के मुद्दे को लेकर के स्पष्टीकरण मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए था वो आया नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट काफी सक्षम है। और गिरावट में 500 के नीचे अगर आपको मौका मिलता है तो और जोड़े, लंबी अवधि के नजरिए से बने रहे। चलिए बने रहिए, आपको सलाह दी जा रही है। कुछ फेसबुक के सवाल भी हमने शो में आज शामिल किए हैं, जहां पर अजय कुमार का सवाल अशोक लेलैंड पर है और 110 के भाव पे गौरांग इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 80 के आसपास एक बहुत ही मजबूत स्तर है, और एक बार नहीं अनेक बार अशोक लेलैंड 80 के आसपास उसके जा करके फिर से ऊपर के तरफ के दायरे देता है। मेरे ख्याल से 90 या उसके आसपास आज बंद हुआ है। बिल्कुल, तो पहले तो बने रहे, और अगर फिर से मौका मिलता है 80-85 के इर्द गिर्द तो और जोड़े। हमारा लक्ष्य मेरे ख्याल से 125-135 का, 125 या 135 के लक्ष्यों के लिए आपको रुके रहना चाहिए, और जोड़ने का मौका मिले तो और खरीदारी भी करनी चाहिए अशोक लेलैंड में। रमेश कुमावत का सवाल नाल्को पर है और इन्होंने 56 के भाव पे खरीदारी कर रखी है। ये भी धातु क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे अभी हम विश्लेषण कर रहे थे जीएसपीएल को लेकर के कविता, ये भी हमारी खरीदारी की सूची में है धातु क्षेत्र में नाल्को। बने रहे, और मेरे ख्याल से 50 के नीचे अगर मौका मिलता है तो और जोड़। चलिए इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। गौरांग, डिस्क्लोजर्स आप देना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, और आप सभी को शुभ रात्रि हमारे तरफ से। शुक्रिया गौरांग, समय निकालकर आज दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। कल का बाजार में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।